हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है फॉर CMA इंटर स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम ड्यू है दिसंबर 2020 में। जैसा कि इंस्टीट्यूट ने अभी एक अनाउंसमेंट की है जहां उन्होंने बोला है कि जून 20 का जो पेपर था एंड दिसंबर 20 का पेपर उन्होंने मर्ज कर दिया है एंड वो कंडक्ट करेंगे दिसंबर 2020 में, वो भी ऑनलाइन मोड में। अब ऑनलाइन मोड चाहे होम बेस्ड हो सकता है चाहे सेंटर बेस्ड होगा, बट होगा किस मोड में? ऑनलाइन। वो किसी भी तरीके से ऑफलाइन या मैनुअल फॉर्म में नहीं होगा। तो अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन एग्ज़ाम की, कहीं ना कहीं चांसेस ये होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आएगा। हम लोग आज जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं CMA इंटर में, वो है हमारा पेपर नंबर 5 दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि CMA इंटर का फर्स्ट पेपर है रिलेटेड टू अकाउंट्स। तो आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे अबाउट पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर इसमें देखें, पहले जो पेपर पैटर्न अभी तक चला आ रहा था उसमें क्या था कि हमारे पास 10 MCQs पूछते थे 10 मार्क्स के, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 true and false and 5 match the following। जहाँ देखा जाए कि ये 20 मार्क्स बेसिकली इसी पे बेस था, MCQs, fill in the blanks, true false and match the following, जो कि बेसिकली आपका रिटन कंटेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो अब तक जो पेपर पैटर्न था, अगर उसमें वो 20 मार्क्स की कवरेज थी, तो ऑनलाइन पेपर में अभी वैसे तो इंस्टीट्यूट ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं की है, बट हम लोग मान करके चलें कि ये 20 मार्क्स तो एटलीस्ट इंटैक्ट है और इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन MCQs फॉर्म में होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में होंगे, ट्रू फॉल्स में होंगे या मैच द फॉलोइंग में होंगे। तो अगर हम मान लें कि 50% भी पेपर अगर हमारा कवर होता है इस मोड में, तो हमें 50% की कवरेज अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग वैसे भी ये 20 मार्क्स की कवरेज प्रॉपर नहीं करके जाते, क्योंकि आप लेंदी क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हो बट आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करके जाते। बल्कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लें, इन 20 मार्क्स की प्रैक्टिस कर लें, तो कहीं ना कहीं ये 20 मार्क्स की हमारी श्योरिटी होती है। तो हमारी आज की जो क्लास है वो पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग CMA इंटर स्टूडेंट्स के लिए ही है, जहां हम लोग MCQs देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे एंड मैच द फॉलोइंग देखेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे तो आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे आपके मॉक टेस्ट पेपर में कवर किए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ही, आपकी इंस्टीट्यूट ने ही इनको एक बिट क्वेश्चन के फॉर्म में कंपाइल किया है। एंड ये बिट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस रिपीट करते हैं आपके एग्जाम में। तो आज हम लोग ये पूरा बिट क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर CMA इंटर स्टूडेंट्स पेपर 5 से रिलेटेड। पेपर 5 कंप्लीट होने के बाद हम आपको पेपर 12 का फर्स्ट पोर्शन भी करवाएंगे, दैट इज कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंटिंग वाला पोर्शन भी हम आपको कवर करवाएंगे, जहां अगेन हम MCQs डील करेंगे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग डील करेंगे। एंड ये जो बिट क्वेश्चंस हम कह रहे हैं सॉल्व करवाने के लिए, ये आपकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट दैट इज www.icmai.in पे आपको मिल जाएगी बिट क्वेश्चंस के नाम पे या MCQs के नाम पे। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना इस वीडियो के, वहाँ पे भी आपको ये बिट क्वेश्चंस की जो PDF है वो मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बट मेरा ये सजेशन होगा कि हम पेपर 5 एंड पेपर 12 करवाएंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू अकाउंट्स। बाकी सब्जेक्ट्स के भी MCQs इंस्टीट्यूट ने अपलोड किए हुए हैं, जहाँ उन्होंने MCQs डील किया है, फिल इन द ब्लैंक्स बताया है, ट्रू फॉल्स बताया है एंड मैच द फॉलोइंग। बेसिकली सब पास्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है या एज पर इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पेपर नंबर 5 दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिस्कशन। एंड ये पूरा डिस्कशन है फॉर दिसंबर 2020 स्टूडेंट्स। देख लो, यहाँ लिखा है पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिट क्वेश्चंस। एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो MCQs, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग 20 मार्क्स की जो कवरेज होती है उसके लिए तो इसकी प्रैक्टिस करनी ही है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन, जहां हम लोग डिस्कशन करेंगे सारे इंपॉर्टेंट MCQs पे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मैच द फॉलोइंग पे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद हम लोग पेपर नंबर 12 दैट इज कंपनी अकाउंटिंग पे भी चलेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस फाइल्स ए लीगल सूट ऑन बिजनेस इट इज कंसिडर्ड इन द बुक्स एज। अब अगर एम्प्लॉय ने कोई लीगल सूट फाइल किया है अगेंस्ट बिजनेस, तो यहाँ पे
बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांसेस हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है विन और लूज़ की वो इक्वल है, पहली चीज़। और दूसरी कि ये लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं, ये किस पे डिपेंड करती है, एक अनसर्टेन इवेंट पे। अनसर्टेन इवेंट क्या है, ये लीगल सूट। इस लीगल सूट पे ही ये डिपेंड करता है कि लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है कंटिंजेंट लायबिलिटी से, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या कि एक अनसर्टेन इवेंट जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट के विद इन कभी नहीं दिखाते, हमेशा कहाँ दिखाते हैं, फुट नोट में, क्योंकि एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये बोला गया है कि अगर आपकी लायबिलिटी अराइज हो रही है तो आप उसके लिए प्रोविजनिंग करके चलो, बट यहाँ पे लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है एक अनसर्टेन इवेंट पे, जो कि लीगल सूट का रिजल्ट है कि अगर वो हमारे फेवर में आया तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, अगर फेवर में नहीं आया तो लायबिलिटी अराइज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, होपफुली आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, देख लो। अगर हम बात करें ट्रेडिंग एंड पीएल की और उसके बाद हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की, तो देखो ट्रेडिंग पीएल में वो आइटम आते हैं जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं, दैट इज जो बार बार अकर करते हैं। लेट्स से अगर हम बात करें हैं सैलरी की, आपने किसी अपने एम्प्लॉयज़ को एक बार सैलरी दिया, एक मंथ सैलरी दिया, तो क्या अगले महीने सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो वो रेकरिंग नेचर का है जो हर महीने अकर करता है। बट लेट्स से अगर हम असेट परचेज कर रहे हैं तो क्या आप हर महीने असेट परचेज करते हो, नहीं, साल में आप एक बार असेट परचेज करते हो और उसका फ़ायदा आपको बहुत लॉन्ग रन तक मिलता है। तो ट्रेडिंग पीएल में हम जो आइटम डालते हैं वो होता है रेवेन्यू नेचर का। इस साइड आता है हमारा रेवेन्यू रिसीट और इस साइड आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि सैलरी हम लोग इधर डालते हैं और कोई इंटरेस्ट अगर रिसीव होना है तो वो इधर डालते हैं। क्लियर? बट बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ सारे कैपिटल आइटम आते हैं, और कैपिटल में भी कैसे, असेट साइड कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। क्यों? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसा खर्चा जिसका फ़ायदा आपको कई सालों तक मिलेगा। जब आप असेट खरीदते हो तो आपका खर्चा होता है, ना कि आपके पास पैसा आता है, इसीलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ नोट करते हैं, असेट साइड। और लायबिलिटी में हम कैपिटल रिसीट नोट डाउन करते हैं। लेट्स से बैंक लोन, अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा मिलता है, हाँ मिलता है, बाद में धीरे धीरे करके हमें वो चुकाना होता है, तो वो किस साइड आएगा, लायबिलिटी साइड। तो इतना याद रखना कि ट्रेडिंग पीएल में सारे रेवेन्यू आइटम आते हैं और बैलेंस शीट में सारे कैपिटल आइटम। अब देखो लिखा था एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द, हमें पता है बैलेंस शीट में। तो देखो यहाँ कह रहा है कि असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी हमने बताया कि लेट्स से अगर आप असेट परचेज करते हो तो आपका खर्चा होगा, तो वो आप किधर दिखाओगे, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, उसका फ़ायदा आपको लॉन्ग रन में मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। सिंकिंग फंड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भी है, वर्किंग आवर मेथड भी है, बट क्या असेट लाइफ साइकिल मेथड कभी सुना है, नहीं, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, if average inventory is 1,25,000 and closing inventory is 10,000 less than opening inventory, then the value of closing inventory will be। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 10,000 कम है, किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री से। लेट्स से अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, x माइनस 10,000 होगा। अब हम सबकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास दिया है 1,25,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 1,25,000 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,50,000, और ये 10,000 इधर ले आएंगे तो प्लस 10,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 260 आ रहा है ना, तो 1,30,000 ये आ गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, 10,000 कम, दैट इज 1,20,000। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन। हम सबको पता है कि जो अकोमोडेशन बिल होता है वो बेसिकली इसलिए ड्रॉ किया जाता है क्योंकि मेरा और सामने वाली पार्टी का ट्रांजैक्शन करने का कोई मूड नहीं होता, बेसिकली हम दोनों को पैसे की ज़रूरत होती है। जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो बेसिकली हमारे पास एक ये भी ऑप्शन है कि हम अकोमोडेशन बिल्स के थ्रू, दैट इज़ बिल्स के ही थ्रू फंड्स रेज करें। हम दूसरी पार्टी को ये चीज़ बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक बिल ड्रॉ कर दे रहे हैं, आप वो बिल एक्सेप्ट कर लेना और फिर उसी बिल को हम बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे।
तो हमें आज के आज फंड्स मिल जाएगा। तो अकोमोडेशन बिल बेसिकली ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए होता है, फंड्स की नीड फुलफिल करने के लिए होता है। तो ऑप्शन देखो लिखा है टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज और सेल ऑफ गुड्स, टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांसमिशन व्हेन बोथ पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स और नन ऑफ द अबव। सी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर इज ट्रांसफर टू एक्स अकाउंट इन डेटर्स लेजर। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? एक्स अकाउंट इन डेटर्स लेजर विल बी डेबिटेड, एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर विल बी डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड और नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बता रहा है कि एक्स का जो अकाउंट था क्रेडिटर्स लेजर में, हमने उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? डेटर्स लेजर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एक्स अकाउंट इन डेटर्स लेजर विल बी डेबिटेड। नेक्स्ट, ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट मीन्स मिनिमम रेंट, मैक्सिमम रॉयल्टी पेबल, मिनिमम रॉयल्टी पेबल और फिक्स्ड रेंट पेबल इन एडिशन टू मिनिमम रेंट। अगर हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट की, तो उसका मतलब एक फिक्स रेंट होगा पेबल इन एडिशन टू मिनिमम रेंट, कि मिनिमम रेंट के एडिशन में आपको एक फिक्स रेंट भी पे करना होता है, दैट इज डी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय, हम सबको पता है, ICAI, दैट इज सी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, as on 31st March 2017, debtors and additional bad debts are 8 lakh and 10,000 respectively. If this provision for bad debts is made at 5% on debtors, then amount of such provision will be, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डेटर क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे साफ मेंशन किया एडिशनल बैड डेट। एडिशनल बैड डेट है, इसका मतलब ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस होगा, दैट इज इन एडजस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले हम इस 8 लाख में से क्या डिडक्ट करेंगे? ये जो हमारा एडिशनल बैड डेट है, बैड डेट मतलब वो पैसा जो डूब गया, तो ये हो जाएगा 7,90,000। अभी जो 5% का प्रोविजन बनाना है, खुद सोचो, 8 लाख का तुम्हारा क्लोजिंग डेटर्स था, जिसमें से तुम्हें पता चला बाद में कि 10,000 तो हमारा डूब गया, तो हमें मिलने की उम्मीद कितनी है? 7,90,000। तो इसी का 5% का तो प्रोविजन आप बनाओगे ना, तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 39,500। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर होगा सी। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में एडिशनल बैड डेट ना लिखा होता, सिर्फ नॉर्मल बैड डेट लिखा होता, तो हम उसको कैसे ट्रीट करते कि वो विद इन ट्रायल बैलेंस होगा, तब उसको लेस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम मानते कि तब वो 8 लाख में एडजस्टेड है। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो सीधे सीधे याद रखना कि इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है वो क्या निकलता है? आइदर सरप्लस और डेफिसिट, है ना। एंड जितनी भी चीज़ें हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होती हैं? इनकम होती हैं या एक्सपेंसेस होती हैं। तो ये किसका रूल है? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल ही यही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो वही हम करते हैं। एंड क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है टू PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉमिनल है। एंड कहीं ना कहीं इसका बैलेंस देखो क्या आ रहा है? सरप्लस और डेफिसिट। तो जर्नली ऐसे अकाउंट जिनका बैलेंस सरप्लस डेफिसिट आता है वो भी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। एंड दूसरा, वहाँ पे आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपनड इन, अगर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की बात करें तो जर्नल लेजर में, दैट इज ए। नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अब देख लो, रिसीट एंड पेमेंट का जो बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस भी कैश बैंक का होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी अगर हम बात करें तो वो कैश बैंक का होता है। इसके अलावा इसमें जितनी भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं वो किससे रिलेटेड होती है? कैश या बैंक से। तो कैश बैंक क्या है? असेट है, और असेट मतलब क्या? रियल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रियल अकाउंट। क्लियर है? वैसे भी अगर देखा जाए तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग भी तो कैश बैंक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल अकाउंट। नेक्स्ट, अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विद पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट इज नोन एज, अगर आपने कोई भी रिसोर्स होल्ड करके रखा है जहां आपका मोटिव है कि इससे फ्यूचर में भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे, तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? असेट। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि असेट की अगर बात करें तो आज आप परचेज करते हो और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, असेट। नेक्स्ट, आउटवर्ड इनवॉइस इशूड इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ, आउटवर्ड नाम से समझ में आ रहा है, तुम लोग हमेशा इनवर्ड और आउटवर्ड में कंफ्यूज होते हो। इनवर्ड मतलब जो आ रहा है, आउटवर्ड मतलब जो जा रहा है।
तो अगर हम लोग बोले आउटवर्ड इनवॉइस, आउटवर्ड रिटर्न नहीं है, सिर्फ आउटवर्ड इनवॉइस है, इसका मतलब सेल्स की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, सेल्स बुक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर अभी ऊपर डिस्कस किया था, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिले, कई सालों तक मिले। कमीशन ऑन परचेज, इसका फायदा सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा, दैट इज इसका नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर। कॉस्ट ऑफ रिपेयर, इसका बेनिफिट भी आपको करंट ईयर में ही मिलेगा, तो ये भी रेवेन्यू आइटम है। रेंट ऑफ फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री का करंट ईयर रेंट पे करोगे तो सिर्फ फैक्ट्री करंट ईयर में ही यूज़ करने मिलेगी, अगले साल यूज़ करने नहीं मिलेगी, तो ये भी किस तरह का आइटम है, रेवेन्यू आइटम। बट वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जब मशीन इंस्टॉल हो रही है उस टाइम आपने जो भी एक्सपेंस पे किया है वो सब कैपिटलाइज हो जाता है, तो बेसिकली ये जो वेजेस आप पे कर रहे हो ये कहाँ जाएगा, मशीनरी अकाउंट में ही जाना है, तो ये जो मशीन है इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय को वेंचरर इट विल बी ट्रीटेड एज। अब देखो स्टॉक मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक, या फिर हम कह सकते हैं अनसोल्ड स्टॉक की बात हो रही है। तो अगर अनसोल्ड स्टॉक को वेंचरर लेता है तो उस केस में हम उसको उसकी पर्सनल बुक्स में ट्रीट करते हैं, दैट इज इट विल बी ट्रीटेड इन द पर्सनल बुक्स ऑफ द को वेंचरर। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर, ये भी हम ऊपर ही बता चुके हैं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती बल्कि बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट में दिखाई जाती है, दैट इज डी एज अ नोट इन बैलेंस शीट। नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप लोग बोलोगे मैम ये दोनों ही बनता है एनजीओज के केस में, हाँ बनता है, बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है, बेसिकली वो काइंड ऑफ कैश बुक है, बट इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, काइंड ऑफ पीएल अकाउंट, दैट इज वो इनकम स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज मेनली प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम हम सबको पता है कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पे सारा असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वहाँ ट्रांसफर करके सारे असेट्स को मार्केट में सेल करते हैं और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर अपोर्शनड अमंग डिपार्टमेंट्स इन द प्रपोर्शन ऑफ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं देख लें। ऑप्शन, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ईच डिपार्टमेंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट की बात करें तो कॉमन सेंस है, एडवर्टीजमेंट करने से होगा क्या कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, एंड जब हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो हमारी सेल इंक्रीज होगी, तो नो डाउट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेल्स रेशियो में, दैट इज सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज। देखो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अगर तुम लोग करो तो इसको हम लोग कहते हैं हायर परचेज प्राइस, तो ऑप्शन दिया है सी, हायर परचेज प्राइस ऑफ असेट। नेक्स्ट, विच वन इज आर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। अगर ब्रांचेस की अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनल अकाउंट मेथड है, डेटर्स मेथड भी है, एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड भी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश इज सिमिलर टू पीएल अकाउंट। देख लो हम 4 बार ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम होता है या सिमिलर होता है पीएल अकाउंट के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कुंतल ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम फॉर 7,000। कुंतल इंडोर्स्ड इट टू राम, राम इंडोर्स्ड इट टू रहीम। द पेई ऑफ द बिल विल बी, सबसे पहले तो ये समझो कि पेई कौन होता है। पेई वो पर्सन है जिसको अल्टीमेटली पैसे मिलने हैं, तो सबसे पहले देखो कि बिल कौन ड्रॉ किया, कुंतल। अगर कुंतल ने बिल ड्रॉ किया है तो कुंतल कौन रहा होगा, सेलर रहा होगा बेटा। तो अगर कुंतल ने बिल ड्रॉ किया तो सबसे पहले बिल किसके पास था, कुंतल के पास। कुंतल ने राम को दे दिया और राम ने रहीम को दे दिया, तो एट लास्ट वो बिल किसके पास है, रहीम के पास। तो पैसे किसको मिलेंगे, रहीम को, तो रहीम कौन होगा, पेई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रहीम। क्लियर है। नेक्स्ट, बैड डेट्स आर अपोर्शनड अमंग डिपार्टमेंट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ। अगर बैड डेट्स की बात करें तो अगेन बैड डेट्स किस पे होता है, ऑन क्रेडिट सेल्स, तो उस केस में ये किस पे अपोर्शनड होगा, सेल्स पे। देखो ऑप्शन दिया है सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट और नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, क्योंकि बेसिकली बैड डेट पूछा है ना, और बैड डेट किससे रिलेटेड है, सेल्स से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अब देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मतलब क्या, जिसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में भी बताया है, वो फंडामेंटल अकाउंटिंग जो कि आप मान करके चलते हो कि बिजनेस में अप्लाई होगा, बट कभी कभी सिचुएशन की वजह से वो अप्लाई नहीं भी हो पाता।
पहला अजम्पशन है गोइंग कंसर्न, दूसरा अजम्पशन है कंसिस्टेंसी एंड तीसरा अजम्पशन है अक्रूअल कंसेप्ट। तो देख लेते हैं, गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, अक्रूअल है, बट मटेरियलिटी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना कि अकाउंटिंग अजम्पशन, क्योंकि मटेरियलिटी तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। कह रहा डैश इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तो ठीक है, इसमें से हम क्या क्या माइनस कर रहे हैं, जितना हमारा अभी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लगेगा और अगर कुछ और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा तो वो भी हम माइनस करें। तो ये हम क्या कैलकुलेट करें, एनआरवी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इसी तरीके से एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ए नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि कितना हमें फ्यूचर में वहाँ से पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट, डैश आर इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड बियॉन्ड द करेंट पीरियड एज टू सेल और डिस्पोजल। मतलब जहाँ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है जो कि करंट ईयर से ज़्यादा के लिए हम हेल्ड करते हैं, बट हेल्ड क्यों करते हैं, सेल या डिस्पोजल के लिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट लायबिलिटी, नन ऑफ द अबव, ये दो हो नहीं सकता क्योंकि ये करंट है, तो इसका मतलब ये सिर्फ फॉर 1 ईयर है। और यहाँ बोला है बियॉन्ड द करंट पीरियड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आप 1 साल से ज़्यादा के लिए हेल्ड करते हो और कहीं ना कहीं आपका मोटिव क्या होता है, बेचने का या डिस्पोज करने का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एन ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट मटेरियलाइज इज, मटेरियलाइज मतलब हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट जाए या हो सकता है कि हमारे फेवर में भी आ सकती है, दैट इज सी कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट है, अभी कोई श्योरिटी नहीं है, वो लायबिलिटी अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डैश वाउचर डिनोट्स पेमेंट ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ कैश के लिए कौन सा वाउचर होता है, कैश पेमेंट, दैट इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये अभी तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करेंगे इन्वेंट्रीज की, तो इन्वेंट्रीज तो नहीं हो सकता क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी तुम्हारा रेवेन्यू आइटम है क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप करंट ईयर का पे करते हो तो सिर्फ करंट ईयर तक की ही आपकी इंश्योरेंस एग्जिस्ट करती है। टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि इन सब का आप अगर देखोगे तो सब फॉर 1 ईयर है, या कह सकते हैं कि रेकरिंग नेचर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, दैट इज डी। इनमें से कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, सबके सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय अ ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ ओमिशन कभी भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर पार्शियल ओमिशन है या फुल ओमिशन है, अगर फुल ओमिशन है तो दोनों डेबिट और क्रेडिट से वो फुली ओमिटेड हुआ है, तो क्या ट्रायल बैलेंस से कभी भी पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। जैसे लेट्स से अगर मान लो हमने कैश सेल की है 10,000 की और हमने इस पूरी एंट्री का ही ओमिशन कर दिया, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश टू सेल। कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही 10,000 कम दिखेगा, तो क्या ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज होगा, नहीं। एरर ऑफ कमीशन मतलब जब टोटलिंग या पोस्टिंग की कोई एरर होती है तो ये एरर भी हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलता। और कंपनसेटिंग एरर मतलब लेट्स से हमारे पास 2 डेटर हैं ए और बी, पैसा आया ए से, हमने एडजस्ट कर दिया बी में, अल्टीमेटली हमारा डेटर का बैलेंस तो सेम ही दिखेगा, तो कंपनसेटिंग एरर भी कभी भी ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश इज स्पेशली suited to mines, oil wells, quarries, sand pits and similar assets of a wasting character. Depletion, that is A. Basically depletion is a kind of depreciation. अच्छा, डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है वो देख लो। डेप्रीसिएशन की अगर हम बात करें तो ये लगता है ऑन टैंजिबल एसेट्स, जैसे कि बिल्डिंग जिसको आप देख सकते हो, बट अगर अमोर्टाइजेशन की बात करें तो ये लगता है ऑन गुडविल। बेसिकली है दोनों क्या, दोनों से ही हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट एक टैंजिबल एसेट के लिए और एक इंटैंजिबल एसेट के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। देख लेते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट असेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, लोन्स लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेजेस डेबिट बैलेंस होगा, और नन ऑफ द अबव। किसका क्रेडिट बैलेंस होगा, लोन का, दैट इज बी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एस्टिमेट द कैपिटल एज ऑन 31/3/2017। क्लोजिंग कैपिटल इनको चाहिए। ओपनिंग कैपिटल दिया है, ड्रॉइंग्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, फॉर्मूला भी देख लो, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स आएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो देख लो, ओपनिंग कैपिटल दिया है 4,10,000, ड्रॉइंग्स दिया है 40,000 और प्रॉफिट दिया है 50,000। तो
तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 4,20,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 4,20,000। नेक्स्ट, A and B purchased a piece of land 30,000 and sold it for 60,000 in 2016. Originally A had contributed 12,000 and B 8,000. The profit on venture will be, सिंपली देखो हमने एक लैंड खरीदा है, ओवरऑल की बात करें तो एक लैंड खरीद करके बेच दिया 60,000 पे, एंड ओरिजिनली ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया था 12,000, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया था 8,000। तो इस कंट्रीब्यूशन से तो यहाँ कोई मतलब है नहीं। प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना है, ओवरऑल जॉइंट वेंचर को फायदा कितना है, 60,000 पे आपने बेचा कितने का सामान 30,000 पे, तो सीधे सीधे आपका 30,000 का फायदा हो जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट देखेंगे, AB Limited has signed at 31st December 2017 the balance sheet date a contract where the total revenue is estimated at 15 crores and total cost is estimated at 20 crores. No work began on the contract. Is the contractor required to give any accounting effect for the year ended 31st March 2017? अब देखो यहाँ as per AS7 contract costing सिंपली ये कॉन्सेप्ट था कि इफ़ इन केस हमारा टोटल रेवेन्यू कम होगा कंपैरेटिवली टोटल कॉस्ट से, अगर टोटल रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से तो उस केस में लॉस होगा, और इस लॉस को हम बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे फिर भले ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट ना हुआ हो। तो ऑप्शन है रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 5 crores, रिकॉग्नाइज 15 crores एज प्रॉफिट, नो एंट्री, नन ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस ए, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 यही कॉन्सेप्ट ही है कि भले आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ना भी हुआ हो, बट अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से लॉस होने वाला है तो आपको उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट मैच विद रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। समराइज कैश बुक तो है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस, ये भी सही है। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन सिर्फ रिकॉर्ड होता है, नहीं, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ अ रियल अकाउंट। क्या ये इसमें सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, नहीं, अगर हमने मशीनरी परचेज की है या हमने सेल किया मशीनरी तो वो भी रिकॉर्ड होता है, दैट इज रेवेन्यू आइटम तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, साथ ही साथ कैपिटल आइटम भी रिकॉर्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक फंक्शंस और बेसिक फीचर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर। द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर बिटवीन द co-venturers in the agreed ratio, ये तो फीचर्स है। The co-ventures may or may not contribute initial capital, ये भी फीचर्स है। The joint venture is dissolved once the purpose of the business is over, ये भी करेक्ट है क्योंकि joint venture बनता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस इज नोन एज, देखो अभी हम ऊपर लिख के भी बताए थे कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है हायर परचेज प्राइस। एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस, तो डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंटरेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर तक मिले। कंज्यूमेबल स्टोर, इसका फायदा सिर्फ करंट ईयर में मिलता है, टैक्सेस का भी एंड रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग का भी, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। और ये सारे कौन से वाले आइटम हैं, ऐसे देखा जाए तो ये ट्रेडिंग एंड पीएल के आइटम है पहला, दूसरा ये सब के सब रेकरिंग नेचर के हैं कि एक बार खर्चा नहीं होता, इस पर कई बार खर्चा होता है और इसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट ईयर तक मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, AS9 इज रिलेटेड टू, अगर AS9 की बात करें तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ बताया गया, AS3 में। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट AS10, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज AS1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द पर्सन टू whom bill is endorsed is known as, but obvious endorsee, that is A. Next, which of the following is our feature or features of income expenditure account? ये नॉमिनल अकाउंट होता है, हाँ। इसमें सारी कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एक्सक्लूड होती हैं, हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इज क्रेडिटेड, ये भी करेक्ट है क्योंकि बेसिकली ये देखा जाए तो किस तरह की इनकम है, अब नॉर्मल गेन जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द डेट्स विच आर नॉट बैड इज नोन एज गुड डेट, बैड डेट, डाउटफुल डेट और नन ऑफ द अबव। गुड डेट ए। अ ट्रांजेक्शन विदाउट इमीडिएट कैश सेटलमेंट इज नोन एज, मतलब आपने ट्रांजेक्शन तो किया बट तुरंत आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दैट इज बी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डैश लायबिलिटीज आर रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर्स इक्विटी, दैट इज ऑल दोज अमाउंट विच आर एंटाइटल टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बेसिकली क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है या एडिशनल कैपिटल लगाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज। और जो आप बाहर जैसे डिबेंचर होल्डर से आपने पैसा लिया, बैंक से लोन लिया,
तो ये सारे के सारे कैसे लाइबिलिटीज़ हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इंटरनल लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई at a price so as to include a profit of 33.33% on cost. If the value of closing stock of department Y is 48,000, then the amount of stock reserve on closing stock will be, basically X ने जब गुड्स Y को सेंड किया, इंटरनल ट्रांसफ़र जब हुआ है, तो X ने किस पे किया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। क्लियर? अब Y का जो स्टॉक है वो 48,000 है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें दो पोर्शन है ना, एक तो कॉस्ट का है 100 और एक तुम्हारा प्रॉफिट का है 33.33%। तो हमें ये बताना है कि स्टॉक रिजर्व दैट इज प्रॉफिट कितना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 48,000 डिवाइडेड बाय 133.3333%, क्योंकि ये 48,000 में कॉस्ट भी है और प्लस प्रॉफिट भी है, इनटू 33.3333। तो इसमें से जितना प्रॉफिट था उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेशन किया, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए 12,000। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड 1,000 इट विल बी। अगर बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है तो पहले इसकी पूरी एक एंट्री देख लेते हैं। जब हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं तो पहली एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब अगर ये डेटर हमें पैसा देता है तो सिंपली हम लोग एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। और अगर वो पैसा नहीं दे पाता, कुछ पैसा डूब जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैड डेट। तो ये एंट्री होती है। अब अगर अगले साल बैड डेट की रिकवरी हो रही है, जो पैसा डूब गया इसकी रिकवरी हो रही है, तो उसको हम कभी भी बैड डेट के नाम से नहीं दिखाते, क्योंकि ये ऑलरेडी खर्चा है और वो इनकम होगी जो पैसा मिल रहा है। तो एक्सपेंस और इनकम को हम नेट ऑफ नहीं कर सकते। तो हम एंट्री क्या करते हैं? हमें पैसा तो मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, और ये बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट हमारे लिए क्या हो गया? काइंड ऑफ इनकम। इसलिए हम इसको ट्रेडिंग पीएल में कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, दैट इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज सर्व फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने का जो मोटिव होता है वो जर्नली क्या होता है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, to ascertain the balance of any ledger account, to facilitate the preparation of final accounts promptly, क्योंकि इससे हमें फाइनल अकाउंट्स दैट इज ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आज का हमारा सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर इन क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड एमसीक्यूज़ की अभी 2 और क्लासेस हम अपलोड करेंगे रिलेटेड टू पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।